जनाब बख्शी, शुरुआत में आपसे करूंगा, कैसे देखते हैं इन 25 सालों में और जिस तरह का रहा है और आने वाला समय इन दोनों देशों के बीच में किस तरह से बढ़ता हुआ, या कैसे देखते हैं आप? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं समझता हूं हमारी तमाम जो डिफेंस रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारे सिक्योरिटी टाई अप्स हैं, उनमें भारत और इजरायल के रिश्तों को बहुत भारी प्राथमिकता है। ये एक ट्राइड टेस्टेड रिलेशनशिप है। पहले तो ये पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। हम पूरा फायदा उठाते थे, लेकिन हम किसी को कहना नहीं चाहते थे। इट वाज इन द क्लोसेट। लेकिन अब बड़ी खुशी की बात है कि ये क्लोसेट से बाहर आके जो दोनों देशों के नेशनल इंटरेस्ट जो जिस तरह से कोइंसाइड करते हैं, वो अब सब दुनिया के सामने है। और आई थिंक हमने इस पे एम्बैरेस्ड फील करना बिल्कुल बंद कर दिया है। ना कोई जरूरत थी। देखिए, हमारे जो दोनों देश हैं वो बिल्कुल ही आक्रामक और बिल्कुल ही चुनौतीपूर्ण वातावरण में है। इससे ज्यादा खतरनाक वातावरण शायद किसी और देश का ना होगा, जैसा कि भारत का साउथ एशिया में और इजराइल का मिडिल ईस्ट में घिरा हुआ है संकटों से, खतरों से। लेकिन उस देश को दाद देनी पड़ेगी। इन संकटों के बावजूद उसने अपने सारे जो भी गठजोड़ उसके सामने आए हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, बुरे हाल कर दिए हैं। आज इराक नहीं रहा, सीरिया डिसमेंबर तकरीबन हो गया है, इजिप्ट की हालत देखिए पतली हो गई है, और इजराइल वहां एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आ गया है। टेक्नोलॉजी के तौर से वो बहुत आगे है और उसने हमारी भरपूर सहायता की है। देखिए, 1965 का युद्ध चल रहा था, 120 मिलीमीटर मोटर के राउंड हमको कम पड़ गए। सीधा हमने उनसे बात करी और उन्होंने चुपचाप भेज दिए। तब हमारे रिश्ते भी नहीं एस्टैब्लिश हुए थे। आप 1971 के युद्ध को लें, आप उसके बाद लें, जब भी हमको जरूरत पड़ी है, हमारी T-54, T-55 टैंकों को अपगन किया, 105 के इन्होंने हमारी मदद करी। जो हमारी 130 मिलीमीटर की रूसी इक्विपमेंट थी, देखिए इजरायलियों ने बहुत सारा रूसी इक्विपमेंट कैप्चर किया था सीरिया से, इजिप्ट से। उसको अपग्रेड करने में, कन्वर्ट करने में जो इनकी महारत है, शायद ही किसी और देश की होगी। तो इसका उन्होंने भरपूर फायदा, इसका लाभ हमें भी मिला। और देखिए, जब हमने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया, जब अपना कारगिल का युद्ध हो रहा था, तो एयर मार्शल साहब आपको बताएंगे कि किस तरह हमको लेसर डेजिग्नेशन पॉड्स, हमको जो हमने मांगा, इट वाज प्लेस्ड ऑन द टेबल की बोलिए आपको चाहिए क्या, एंड इट वाज ओवरनाइट हमको वो सप्लाई, सारा ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप काट के। देखिए, ये भी सबसे बड़ी चुनौती इजराइल को आजकल और भारतवर्ष को आजकल जो है, नॉन स्टेट एक्टर्स, एसिमेट्रिक वॉरफेयर की चुनौती है। वो हिजबुल्ला, हमास इत्यादि का सामना कर रहे हैं। यहाँ लश्कर ए तोयबा, जैशे मोहम्मद जैसे कार्टून नेटवर्क्स हमें दुख दे रहे हैं। अब तो आईएस की बात भी होने लगी है। और अब तो आईएस की साहब बात होकर हमारी ट्रेनों को उड़ाना शुरू हो गए हैं। तो देयर इज अ लॉट दैट बाइंड्स अस टुगेदर। देखिए, बहुत देर बात होती थी कि भारत और अमेरिका हमारे जो हैं कॉमन आइडियल्स हैं, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। लेकिन हमने देखा कि सारा जो साजो सामान था वो पाकिस्तान को जाता था। क्योंकि जब तक कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट कोइंसाइड ना हो, तब तक आप कोऑपरेट नहीं करेंगे। तब तक वो दोस्ती की बात नहीं, बातचीत ही रहेगी, वो हाइप रहेगी, वो केवल ऊंची ऊंची शब्दावली रहेगी, मीनिंग नथिंग ऑन द ग्राउंड। तो ये इजराइल का फर्क है। ये बात बहुत कम करते हैं लेकिन बड़ा ठोस सपोर्ट देते हैं, और खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में। अभी देखिए, हमारी जो सारी यूएवी फ्लीट है वो तकरीबन इजराइल है, और वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट हैं। सर्चर्स हुए, हिरॉन हुए, अब हम होरफ की बात कर रहे हैं जो कि आर्म्ड यूएवी है इनका। इनसे बढ़िया टेक्नोलॉजी कहीं से नहीं मिलेगी। एयरफोर्स के लिए मैं एयर मार्शल साहब जरूर इस पे बहुत प्रकाश डालेंगे, मैं उसकी ज्यादा बात नहीं करूंगा। हमारे जो हैं स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, ये यहां से आ रहे हैं। हमारे स्पेशल फोर्सेस का इनके साथ बहुत भारी तालमेल है। और हमारी जो असॉल्ट राइफल्स हैं, ट्रेवोर असॉल्ट राइफल्स, वो इनके हैं। बहुत सारा इक्विपमेंट, बहुत सारी ट्रेनिंग, टैक्टिक्स, टेक्निक्स, बहुत ये हमको एसिमेट्रिक वारफेयर की जो आप बताइए, और जिस तरह की सिचुएशन पर मैं आपसे बात करूंगा, आप कैसे देखते हैं इसको? और मतलब जो जिस लेवल का कोऑपरेशन है, संभवतः सिचुएशन में ऐसे हैं दोनों देश, जो की बात जनरल बख्शी कर रहे थे, उसकी वजह से भी थोड़ी सी क्लोजनेस आती है, एक जो नेचुरल क्लोजनेस है, क्या आप मानते हैं उसको? मेरे हिसाब से जो इंडो इजराइल डिफेंस टाइज है, वो तो एक बहुत ही अव्वल दर्जे पे इस वक्त हैं। और जैसे जनरल साहब ने बताया, दोनों मुल्कों के एक दूसरे का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्योंकि हम ऐसे एनवायरनमेंट में हैं वेयर देयर इज
टेररिज्म ट्रेन एंड बीइंग इन्फिल्ट्रेटेड ऑन टू अस। तो एक ये बात है। एज फार एज डिफेंस कोऑपरेशन इज कंसर्न, इजराइल ने एयरफोर्स को इन पर्टिकुलर बहुत ही मदद किया है, और कारगिल की वॉर में जो लिटनिंग पॉड है उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि हिली एरिया में लेज़र गाइडेड बॉम्ब ही ठीक जगह पर इफेक्टिव होना था। और उस टाइम ये पॉड आया ही था कंट्री में, तो इजरायली के वर्कर्स आए, उनके जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने आके उसको मिराज पे इंटीग्रेट किया और हम उसको यूज कर पाए, एंड दैट वाज अ बिग टर्निंग फैक्टर जिससे कि युद्ध हम जीत सके। यही नहीं, उसके बाद इस टाइम पे जो एवैक्स है हमारे पास, जो कि एक फ्यूचर वॉर में बहुत ही महत्वपूर्ण इक्विपमेंट रहेगा, वो हमने इनसे 4 लिए हैं और 4 और का ऑर्डर दिया हुआ है। यूएवीज का जनरल साहब ने बता ही दिया है, और हैं मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एयर टू एयर मिसाइल्स, ये बहुत अव्वल दर्जे के हैं, और इनसे ये मिलना, हमें मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और बात है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ी, जब भी हम क्राइसिस में रहे, तो इजराइल बिना झिझक के हमारी मदद करने के लिए आया है। तो इस फैक्टर को भी इन दोनों का रिश्ता बढ़ जाता है। तो एक और बात कि थ्रू आउट द वर्ल्ड हिस्ट्री इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसने ज्यूज के अगेंस्ट कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया है। इस बात की वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जब मैं वहाँ था 3 साल, तो वो इस बात को बड़े खुले दिल से जाहिर करते हैं कि इंडिया में ज्यूज को हमेशा रिस्पेक्ट किया गया, और इसलिए वो इंडिया को एक अपना पार्टनर देखते हैं। एंड सिंस दोनों डेमोक्रेसीज हैं और दोनों के साथ एक तरह का माहौल है, तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर से वो हमारे को देखते हैं। दो वी में गो दैट वे और नो, आई कांट से। ओके, वो नेचुरल बॉर्न होमी है, वो कल्चरल थोड़ा टाइज है। आप कैसे देखते हैं एक लोग कि जो रिश्ते हैं और जो आज 25 साल हो गए उसको? मैं सिर्फ 25 साल के बारे में ही नहीं बात कहूँगा। अगर आप देखें तो भारत और इजराइल दोनों की एग्जिस्टेंस जो है वो लेट 40s में, हम 1947 में आज़ाद हुए और वो 1948 में एज ए नेशन उभर कर आए। तब से लेके अभी तक हमारा जो एवोल्यूशन है, हमारा जो डेवलपमेंट है, उसमें बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं। पहली बात तो ये है कि आज़ादी के बहुत जल्दी बाद हमें भी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा, हम भी दुश्मनों से घिर गए, जैसे जनरल साहब ने कहा है, और उनका क्या हाल हुआ है आपको पता ही है, कितने उनको भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं। तो जो हमारा एवोल्यूशन था, एक तो एज ए नेशन हमको इवॉल्व करना था अपने आप को, उन्होंने अपना नेशन वहाँ पे इस्टेब्लिश करना था, हम भी फॉर द फर्स्ट टाइम एक भारत, एक इंडिया अपना बनाने जा रहे थे। तो हम दोनों का स्ट्रगल एक जैसा था, हमारी डिफेंस फोर्सेस का स्ट्रगल एक जैसा था, हमें बाहर से जो चुनौतियां आई हैं, दूसरे लोगों का हमने सामना करना था, वो भी लगभग एक ही जैसा था। तो वो करते करते हम ये देखते हैं कि 25 साल तो अभी हमारी फॉर्मल रिलेशनशिप की बात है, बट शुरू से लेके अभी तक हमारे में बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं, हमारी अप्रोच की, हमारी एवोल्यूशन की, हमारी बॉर्नहोमी भी है, हमारी थ्रेट्स भी काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। हाँ, इसलिए अगर उस बैकग्राउंड में आप देखें तो 25 साल का तो ब्यौरा जनरल साहब ने और मार्शल साहब ने दिया ही दिया है, पर मैं आगे में भी इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं देख रहा हूँ। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पे जाएंगे, तो सिर्फ हमारी रिलेशनशिप जो है वो वेपन्स उनसे लेने तक ही सीमित नहीं रही है पहले भी, लेकिन काफ़ी हद तक ऐसा देखा जाता है कि हम उनसे वेपन्स लेते हैं। मैंने ये देखा है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो आपको दूसरा कोई देश देने के लिए तैयार नहीं होता था, उसमें से मेन है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट। आपको एयरफ्रेम दे देंगे, इंजन दे देंगे, रेडियो सेट्स दे देंगे, ये सारी चीज़ें दूसरे देश दे देते हैं, परंतु जब मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी की बात आती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की बात आती है, तो वो हमें सिर्फ इजराइल ही देता आया है। और उन्होंने हमें इक्विपमेंट दिया है, उन्होंने हमारे इक्विपमेंट को मॉडिफाई किया है। जब हमने MiG-21 को मॉडिफाई करना था, उन्होंने एक बहुत बड़े ढंग से हमें उसमें योगदान दिया है। और उतना ही नहीं, आगे जो नए हमारे जहाज भी बन रहे हैं, जैसे LCA है, LCA में उनका बहुत बड़ा योगदान है। LCA के अंदर जो फाइटर रेडार है, वो आधा उन्होंने बनाया, आधा हमने बना के इकट्ठा करके उसको उसमें डाला हुआ है। तो इस तरह की संभावनाएं जिसमें भारत सरकार मेक इन इंडिया पे भी एम्फेसिस दे रही है और डिज़ाइन इन इंडिया पे भी एम्फेसिस दे रही है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट हमें और इजराइल को बहुत आगे दूर तक इकट्ठा करके ले जाएगी। इजराइल के पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी है, उन दोनों को मिलके हम एक बहुत अच्छे भविष्य की कामना कर सकते हैं।
जनरल बख्शी, एक सवाल मैं थोड़ा सा वो स्ट्रेटेजिकली और एक पॉलिटिकली पूछ रहा हूँ। ये देखा जाता है कि जब एनडीए गवर्नमेंट आती है यहाँ पे, या कहें कि यहाँ की राइट विंग आती है, तब थोड़े रिश्ते बेहतर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड पार्टी है, उसको भी राइट विंग माना जाता है। लेकिन जब यहाँ गवर्नमेंट चेंज होती है तो कुछ रिश्ते ऐसे, तो क्या इसका फर्क कभी इतने सालों में रहा है? टैसिटली हो गया, कभी कभी ओपनली हो गया, और आने वाले समय में जिस तरह से सिचुएशन है, इसको किस हिसाब से आप देखेंगे कि गवर्नमेंट चेंज के हिसाब से बदलती है? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पहले हम बहुत जो है थोड़ा सा वामपंथी ओरिएंटेशन थी, उसके चलते पैलेस्टीन को सपोर्ट, हर अरब कॉज को सपोर्ट, बदले में हमें क्या मिला? एक बार हमको कश्मीर के ऊपर खुल के सपोर्ट नहीं मिला। जिनको हम आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करते रहे, उन्होंने नहीं हमको मतलब रेसिप्रोसिटी वहां से नहीं मिली। तो मैं समझता हूं एक तरफ से अब हम थोड़ा सा रियलिस्ट स्टैंड पे आ रहे हैं। वी हैव कम टू अ रियलिस्ट स्टेट पोजीशन, जिसके अंदर की जब हमारे नेशनल इंटरेस्ट इतने अच्छे से कोइंसाइड करते हैं, सो वी सी नो रीजन टू बी शाई अबाउट देम। ठीक बात। We see no reason to be embarrassed about them. There is nothing to be embarrassed. Israel as a nation state, the existence has been recognized by the United Nations. उसके जो इजिप्ट वगैरह देश हैं, उन्होंने भी उसको recognize कर दिया है। तो अब we can't be बोले मुद्दई चुस्त गवाह सुस्त वगैरह, मतलब उनसे बढ़ के तो हम उनका नहीं कर सकते ना। तो और ये आपकी बात बिल्कुल सही है, जबकि आइडियोलॉजिकल अफिनिटीज होती हैं सरकारों की, तो क्वाइट ऑब्वियसली जो रिश्तों में जो थोड़ी दरारें हैं वो हट जाती हैं। जो जानबूझ के एक पर्दा डालने की हम जरूरत समझते थे कि आप ये क्लोसेट में रहनी चाहिए ये रिलेशनशिप, अब ये खुले में आ रही है, एंड इट इज गुड, इट इज गुड। अब देखिए, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री का विजिट है, अभी आपके एनएसए साहब वहां गए उसकी प्रेपरेटरी मीटिंग के लिए, और ये भी अब देखिए इसको स्टैंड अलोन विजिट किया जा रहा है। नॉर्मली क्या होता था, आप जा रहे हैं पैलेस्टीन तो वो वहां भी चले जाइए, वो लीपापोती करने के लिए आप पैलेस्टीन में भी जाएंगे, आप 2-3 और अरब कंट्रीज को बीच में करेंगे। इस बार बताया है कि साहब ये स्टैंड अलोन रिलेशनशिप है, इंडिया टू इजराइल, एक इसको हाइफनेट नहीं करेंगे, वी विल नॉट हाइफनेट दिस रिलेशनशिप। मैं ये समझता हूं ये बहुत अच्छा मैसेज गया है। एक बारी इजराइल के लोग इससे बड़े खुश होंगे, क्योंकि वो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप हमारी बहुत अच्छी है। कितने इजरायली दोस्त हमारे पास ट्रेनिंग के लिए जब आए, हम वहां ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं साहब दी ओनली कंट्री वेयर वी फील सेफ इज इन इंडिया। और उनके कितने टूरिस्ट यंगस्टर्स आप देखें, बच्चे आते हैं, हिमाचल जाते हैं, और लद्दाख जाते हैं, और गोवा में बहुत शौक है उन लोगों का, और यहाँ आके वो रिलैक्स्ड फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, जो वो किसी और मुल्क में सेफ नहीं फील करते। तो ये पीपल टू पीपल रिलेशनशिप मस्ट बी मेड टू ग्रो। देखिए, हमको वी मस्ट, ऑल नेशंस मस्ट लुक एट नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट। हमारी देश के जो हित हैं, राष्ट्र हित हैं, वो उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। राष्ट्र हित क्या है कि साहब, इजराइल की जो फौजें हैं, दे आर द मोस्ट कॉम्बैट टेस्टेड आर्म्ड फोर्सेज इन द वर्ल्ड। और वो जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में, तो वो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में जो इनकी महारत है, जिस तरह के कारनामे इन्होंने करके दिखाए, एंटेवी में जाके 3000 किलोमीटर दूर जाके रेड करना, अपने लोगों को छुड़वा के लाना टेररिस्ट से, ये मतलब अपने आप में एक कीर्तिमान सेट किए हुए हैं इन लोगों ने। तो इनका जो इनका ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डेटाबेसेस हैं, बिकॉज ऑफ एक्चुअल कॉम्बैट, वो बहुत तगड़े हैं। और ये लोग बड़े क्रिएटिव और इनोवेटिव लोग हैं। जो इनके वेपन डिजाइन हैं, वो बड़े देखिए इनोवेटिव वेपन डिजाइन है। तो अगर आज हम मैन्युफैक्चर मेक इन इंडिया करना चाहते हैं, एक नेचुरल पार्टनर जो उभर के सामने आ रहा है वो है इजराइल। जब अमेरिका ने हमारे खिलाफ सैंक्शंस लगाए थे, क्या कहते हैं, 1998 के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद, उस वक्त भी इजराइल हमको, हमारे साथ कोऑपरेशन उन्होंने जारी रखा, हालांकि उनको थोड़ा लोअर प्लेन पे करना पड़ा। अब ना केवल एयरफोर्स, देखिए नेवी में हमारे फास्ट अटैक क्राफ्ट, ये हम इनके साथ मिलकर बना रहे हैं, प्रोडक्शन उनकी खूब चल रही है। बराक मिसाइल हमारे सारे वॉरशिप्स के ऊपर वो लगा हुआ है। अब हम मिलकर बराक 8 को बनाने वाले हैं, जो कि एक बड़ा एडवांस सिस्टम होगा। हमारे जो स्पाइडर एंटी जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की एयर कमांडर साहब ने बात करी है, और ये बड़ा एक बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, जिसमें लोग आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने को राजी ही नहीं है साहब। तो ये अब दिखाइए, सिवाय रूस और शायद इजराइल, रूस आपको देता है न्यूक्लियर सबमरीन्स लीज पे, और कोई नहीं दे रहा। 5th जनरेशन फाइटर की रूस से बात हो रही है। तो जैसे वो एक ट्राइब टेस्टेड रिलेशनशिप है, जिसमें भी अभी दरार आ रही है, लेकिन ये रिलेशनशिप मैं देख रहा हूं और स्ट्रेंथन हो रही है।
मैं यही सवाल आपसे आगे इसका एक्सटेंशन, जैसे कि आप 2003 से 6 में रहे, एक तो जो आपका अनुभव रहा वो, और मान लीजिए बराक सिस्टम है जो हम इन चीज़ें उनसे ले रहे हैं, वो कितना बेनिफिशियल होगा, और जो अभी इंडियन गवर्नमेंट का, जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसका है जो टीटी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, उसमें इजराइल कहाँ पर आप कैसा देखते हैं? देखिए, पहले तो जो ये बराक का आपने पूछा, ये इट वाज अ जॉइंट डेवलपमेंट, दोनों साइड ने इकट्ठे मिलकर ये बनाया है। तो इसलिए उससे अपने आप नो हाउ इंडिया में आ जाता है, क्योंकि दोनों के साइंटिस्ट इकट्ठे काम कर रहे थे और 15 में टेस्ट किया, सितंबर 16 में टेस्ट किया, तो इट वाज सक्सेसफुल। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। एज फार एज द रिलेशनशिप गोइंग फॉरवर्ड, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि न्यूज में है आजकल कि इजराइल अपनी फैक्ट्रीज चाइना में लगा रहा है, IAI की फैक्ट्री चाइना में लग रही है। सो जब प्रधानमंत्री वहां जाए तो इस बात को पूरा स्पष्ट कर ले कि जो वहां प्रोड्यूस होगा वो चाइना के लिए प्रोड्यूस होगा, उनकी आर्म फोर्सेस के लिए प्रोड्यूस होगा। ऐसे ना हो कि नाम वो दिया जाए बट वो कहीं पाकिस्तान के रास्ते में आ जाए, तो ये एक डेंजर जरूर रहेगा। और इस बात को मेरे ख्याल में जरूर काफी क्लियर कर लेना चाहिए, बिकॉज जैसे जनरल साहब ने कहा, ये हमारा रिश्ता इजराइल के साथ एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिश्ता है, तो ये रिश्ता नहीं गंवाना चाहिए, ना उनको ना हमें। सो बाकी जो और बात है उनके आर्म फोर्सेस जो कि बहुत टेस्टेड हैं, ट्राइड हैं। एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि वो थोड़े अपने माइंड में काफी ऑफेंसिव है। अगर कोई भी चीज उन्हें लगे कि उन्हें पहले ही खत्म कर देनी चाहिए जो उनको बाद में तंग करेगी, वो झिझकते नहीं है। तो ये जो ऑफेंसिव माइंडसेट है, ये भी हमें उनसे सीखना चाहिए। और इस ऑफेंसिव माइंडसेट के लिए उनके पास 2-3 चीजें हैं। एक तो वो टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग है, उनके पास वेपन्स बहुत अच्छे हैं। सेकेंडली उनके पास अमेरिकन सपोर्ट है, और थर्डली उनको पता है कि अपने वेपन्स को कैसे यूज करना है। उनके वेपन्स इसलिए भी स्ट्रांग है क्योंकि उनका आपस में कोऑर्डिनेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, इंडस्ट्री एंड द R&D बहुत आपस में घुला मिला हुआ है। अच्छा। तो मेरे रहने का तजुर्बा यही था कि उनका जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में R&D सेक्शन है, वो डिसाइड करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस मुल्क में अब बनाई जाए। वो डिसाइड करके वो खुद ही एक इंडस्ट्री को पास कर देते हैं, और स्पेशली स्टार्टअप्स, स्पेशली स्मॉल इंडस्ट्री, उनको बोलते हैं कि ये निश टेक्नोलॉजी जो है ये आप बनाएं, और बाकियों को बोलते हैं कि इनसे लें। एंड मेनी आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑफिसर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो जस्ट प्रायर टू देयर रिटायरमेंट वो जाके उन इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। इससे क्या फायदा होता है? उनको ये पता है कि फौज को क्या चाहिए और इंडस्ट्री क्या बना रही है। इससे फौज को वही चीज मिलती है इंडस्ट्री से जो फौज को चाहिए। सो दिस रिलेशनशिप between the R&D, between the armed forces and the production houses is of immense value, and that is why उनके जो weapons हैं वो हैं जो कि फौज को actually चाहिए, जो कि इफेक्टिव होंगे और जो दुश्मन को हराएंगे। तो ये चीज उनसे भली भांति हमें। एक सवाल और मन में आता है, जो कि हम लोग ये अक्सर सुनते थे कि हिंदुस्तान को अगर कुछ चीज सीखनी है तो इजराइल से इसलिए सीखना चाहिए या विजिट करना चाहिए कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, मान लीजिए आर्म्स को सैन्य वाला छोड़ भी दिया जाए तो उनका वाटर को लेकर जो ट्रीटमेंट रहा है, कृषि को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर रहा है, बड़ा है। क्या आपका अनुभव रहा है कि चूंकि वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग वो बड़े ड्यूरस में रहे, बड़े प्रेशर में रहे, जो उनका पूरा सराउंडिंग है, उसने उनको इस तरह का बना दिया, जैसे आपने कहा कि माइंडसेट से उनका बड़ा वो ऑफेंसिव है। उनके एक ही नदी चलती है, द जॉर्डन रिवर, और उस नदी से ही वो लोग सारा पानी अपने देश में पानी सप्लाई करते हैं, क्योंकि उनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इतना बढ़िया है। उन्होंने टेबल्स बनाए हैं वेरियस लेवल, और जो थोड़ी सी बारिश होती है उस पानी को वो जाने नहीं देते वेस्ट। सो देयर इज ए नीड कि उनसे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सीखा जाए। ऐसे ही एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर तो इंडिया और इजराइल काफी कोऑपरेट कर रहा है। प्रधानमंत्री व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर इन 2006 ही केम, मैं भी इनसे मिला था। तो एग्रीकल्चर नो हाउ तो उनसे हमने काफी ली है और भी लेनी चाहिए, ताकि वी कैन प्रोड्यूस टू फीड आवर 1.2 बिलियन पीपल, बिकॉज वी नीड अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन। आप जो बात कही है कि 2000 मतलब अभी हाल के जुलाई में जो विजिट होगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं आपको, और किस एरिया में आपको लगता है कि ज्यादा हमारा भी कोऑपरेशन और बढ़ना चाहिए? जैसे आपने शुरू में बोला था
कि पहले हमारे रिलेशन जो दूसरे कंट्रीज के साथ होते थे वो आइदर और होते थे, भाई अरब बर्ड्स के साथ रखें या इजराइल के साथ रखें या फिर वेस्ट के साथ रखें या इसके साथ रखें। अभी मैं देख रहा हूँ हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है और उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। हम अपोजिंग फोर्सेस के साथ इस तरह से ये रिश्ते बना रहे हैं जैसे कि दोनों के दोनों हमारे दोस्त हैं। आप देखिए ईरान के साथ हमारे कितने अच्छे संबंध हो गए हैं, उनमें हम एक अपनी पोर्ट बना रहे हैं जिससे सेंट्रल एशिया को हम एक्सेस कर सकते हैं। उनके सामने देखिए खाड़ी के उस पार सऊदी अरेबिया के साथ, जो कि ईरान के एक बहुत बड़े एडवर्सरी माने जाते हैं, बहुत अच्छे रिलेशन है। यूएई के साथ, बाकी देशों के साथ अभी कितने अच्छे रिलेशन हो गए हैं। तो इस तरह के जो एडवर्सरियल पुराने ज़माने में रिलेशन होते थे आइदर और, उसको हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, प्रेजेंट फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रही है। और यही इन्होंने अभी इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में भी किया है। प्रधानमंत्री जी के इजराइल जाने से पहले पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट जहाँ पे आ जाएंगे तो जो कुछ भी उनके साथ समझौते करने वो सारे पहले हो जाएंगे, तो आइदर और करने की जरूरत नहीं। आपको याद होगा पहले अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट यहाँ पे सब इंडियन तो पाकिस्तान जरूर जाते थे, तो जरूर जाते थे, तो उन्होंने डीहाइफिनेट कर दिया था, पर हमने भी अभी कर दिया। तो मैं ये एक हमारी फॉरेन पॉलिसी की मैच्योरिटी के तौर पे देख रहा हूँ। और उसी में ये एक दो दिनों की बात नहीं है। इस गवर्नमेंट का जो आपने शुरू में ऑब्जर्व किया कि राइट विंग और उनका लिक्विड पार्टी का आपस में ये तो देखने में आया है, लेकिन ये बाहर देखने में आता है पॉलिटिकल वर्ल्ड में, पर अंदर अंदर जो हमारे दोनों के एक ही जैसे इंटरेस्ट हैं वो कभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुए। शुरू से जैसे मैंने कहा हम एक ही जैसे संघर्ष को सामना करके अभी तक जहाँ तक आए हैं। और उसमें एक और भी खास एंगल है, वो ये है टेक्नोलॉजी वो तो काफ़ी अच्छी डेवलप कर पाए हैं बहुत सी चीज़ों में। आप कहोगे हम भी उनके साथ ही आज़ाद हुए थे, हम क्यों नहीं कर पाए, हम अभी भी उनसे क्यों ले रहे हैं। जी। उसमें मेन चीज़ है उनकी अमेरिका के साथ दोस्ती। उनको जो टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग और जो असिस्टेंस, फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट, इंक्लूडिंग इनका जो पार्टिसिपेशन है उनके एजुकेशन सिस्टम में, बहुत से इजरायली इतने साइंटिस्ट हैं वो उन टेक्नोलॉजीज़ को जो कि आगे आने वाली हैं अमेरिका में सीख के आते हैं। इसलिए आपने देखना अगर इजराइल ने कोई वेपन सिस्टम किसी को एक्सपोर्ट भी करना होता है तो उनको अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो नहीं कर सकते। जैसे साहब ने कहा अगर वो चाइना में जाके भी अपनी कुछ सेटअप करते हैं तो उसमें जो अमेरिकन कंपनीज को चाइना में जाके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की लिमिटेशन होती हैं वो इजरायलीज के ऊपर भी होंगी। तो उसमें शायद हमारे जो इंटरेस्ट हैं प्रॉब्ली वो कंप्रोमाइज नहीं हो पाएंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो आगे आने वाले रिलेशनशिप्स हैं, अभी हमारे प्रधानमंत्री भी वहाँ पे जाएंगे, उनमें जो हमारी कोर टेक्नोलॉजीज हैं, इंडिया में बहुत कुछ है। मैं तो डीआरडीओ में काम किया है, मैं उनके प्रति बहुत मेरा रिस्पेक्ट भी है। एचएल में काम किया है, उनके प्रति भी बहुत रिस्पेक्ट है। वो बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, परंतु जो कोर चीज़ें हैं वो हमारे पास नहीं होती। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। एलसीए में जो हमने रेडियो सेट लगाया है उसमें बाकी सब कुछ हमारे पास है, परंतु रेडियो सेट में एक लो नॉइस एम्पलीफायर लगाना होता है शुरू में ही, ताकि उसकी रेंज बहुत अच्छी हो जाए, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाए। वो लो नॉइस एम्पलीफायर की टेक्नोलॉजी सिर्फ यूएसए कंट्रोल करता है, आप कहीं दूसरी कंट्री से नहीं ले सकते। तो अगर आपको अगले लेवल की टेक्नोलॉजी में जाना है तो या तो आपको यूएसए से डायरेक्टली लेनी है या फिर यूएसए के दोस्त हैं जैसे इजराइल है उसके थ्रू लेनी है। तो मैं उस एरिया में जो मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया का नारा प्रधानमंत्री ने दिया है, जो हमारे अभी आगे पॉलिसीज भी बन रही हैं, मैं देख रहा हूं कि उनको काफ़ी बढ़ोतरी मिलेगी। और ये लॉन्ग टर्म में हमारी जो फ्रेंडशिप है इजराइल की, वो स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल बेस के ऊपर बन के आगे बढ़ने वाले हैं। एक सवाल और, आपने चूंकि रशिया वाले जिक्र किया था, मैं उस पर एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। इंडिया की जो पॉलिसी है संभवतः सबके साथ करने की है, अभी लुक ईस्ट भी है, हम यूएसए लुक वेस्ट भी हैं। चाइना ने तो एक बार कमेंट भी मारा था कि इंडिया इज लाइक यंग ब्यूटीफुल ब्राइड हु वांट्स टू प्लीज ऑल, ये वाला कमेंट भी आया था, आपको याद भी होगा। तो ये कितना बेनिफिशियल रहेगा? हम इजराइल से भी तो बात कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए हम पैलेस्टीन से भी दोस्ती करना चाहते हैं, हम चाइना से भी रिलेशन ठीक रखना चाहते हैं, तो ये पॉलिसी कितना है? रशिया थोड़ा सा नाराज हुआ है पिछले अमेरिका से के नजदीक जाने से, ये पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आजकल आप जो है एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई थी, बाइपोलर जब से सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई। उसके बाद हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें जो देखिए वर्ल्ड वॉर 1 के पहले और वर्ल्ड वॉर 2 के पहले मल्टीपोलर ऑर्डर्स थे। मल्टीपोलर ऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड अलाइनमेंट्स, रीअलाइनमेंट। भाई
रूस और क्या कहते हैं जर्मन की वो रसो जर्मन पैक्ट साइन किया था। दोनों के बीच में शांति थी जब लड़ाई शुरू हुई। और जहां 41 हुआ तो वो रशियंस को जर्मन ने इन्वेड कर दिया। तो देखिए कितनी क्विक अलाइनमेंट्स रीअलाइनमेंट्स वैसे होती रही। तो उसके लिए हमको बड़ा एजाइल होना पड़ेगा। वो हार्ड माइंडसेट की साहब हम तो नॉन अलाइंड हैं या हम इसके साथ नहीं बात कर सकते, इससे बात करेंगे तो उसके साथ बात नहीं कर सकते। वी हैव टू मैनेज कॉन्ट्रडिक्शंस, वी हैव टू नॉट डील विद बाइनरीज, वी हैव टू डील विद ऑल एंड वी हैव टू लुक, प्राथमिकता हमारा राष्ट्रहित, जहां हमारा राष्ट्रहित सर्व होता है उसके बाद हम पाथ टू गो। वी हैव टू फॉलो दिस रियलिस्ट कंस्ट्रक्ट। एक एयर मार्शल साहब ने बहुत मेरे दिल की बात कही है बिल्कुल, एंड आई वुड लाइक टू रीइंफोर्स व्हाट ही सेड। द ग्रेटेस्ट थिंग जो हम इजराइल से सीख सकते हैं वो है वो ऑफेंसिव माइंडसेट, हिट आउट। देखिए इजरायली यंग ऑफिसर्स के लिए कमांडमेंट्स हैं। पहली कमांडमेंट है अटैक अटैक अटैक, दूसरी कमांडमेंट है इन द अटैक रिस्क रिस्क रिस्क। Remember, the nearest way to safety is always via the enemy's hill. When orders don't get through, presume what they would be and act accordingly. आप जरा देखिए वो ऑफेंसिव माइंडसेट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये हमारे को बहुत जरूरत है। क्योंकि हम लोग ने देखिए हमारा इतिहास देखिए, पानीपत की सारी लड़ाइयां कहां लड़ी गई? दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर। मतलब आप दुश्मन को अंदर आने देते हैं, फिर आप उससे लड़ाई करेंगे तो आप पिटेंगे साहब। देखिए हम केवल ढाल से नहीं लड़ सकते, ढाल के साथ तलवार का इस्तेमाल बहुत अहम है। तो हमारे देश में रक्षात्मक 30 साल से हम पाकिस्तान की सह रहे हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर ऑफेंसिव, वॉर ऑफ 1000 कट्स। 1980 की दशक में उसने पंजाब में शुरू किया, 21,000 भारतीय नागरिक मारे गए। फिर उसने जब हमने वहां काबू पाया वो तो चला गया जम्मू कश्मीर, 44,000 भारतीय नागरिक मारे चुके हैं। और 1993 के बाद तो साहब पूरे भारत में खुल सिमसिम है, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई, चाहे दिल्ली, चाहे कलकत्ता, चाहे बेंगलुरु, बम फट रहे हैं हर जगह साहब आपके। अब तो वो आपकी ट्रेनों के ऊपर वो चढ़ बैठे। तो हमने कितना पलटवार किया है। अब जाके हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी साहब, और वो भी हमने कहा था उस वक्त कि साहब ये वन ऑफ नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी द न्यू नॉर्मल। और ये हमको इजराइल से सीखना है। आप एक इजरायली की जान लीजिए, कल आपके 100 बंदे हम गिराएंगे। ये क्योंकि भारतीय जानें सस्ती नहीं है। इजराइल अपने हर खून की बूंद की कदर करता है। यू टेक इजरायली ब्लड, यू विल हैव टू पे अ प्राइस। बिल्कुल यही माइंडसेट हमारा होना चाहिए। बहुत हो गया ये रक्षात्मक, रिएक्टिव, यू सी कि मतलब वो कुछ करे तो हम साहब कुछ करेंगे, उसके पहले आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये क्या मतलब है? चलिए गूज़बम्प्स मेरे खड़े हो गए हैं और मुझे लगता है कि दर्शकों के भी खड़े हो जाएंगे। तारीख तौर पर 1992 में स्थापित हुए भारत इजराइल रिश्ते, जो कि 25 साल पूरे हो गए हैं। इन रिश्तों के जितने आयाम हैं उनको हमने जानने की कोशिश की। और ब्रेक में जाने से पहले जैसा जनरल बख्शी ने बताया कि आखिरकार जो सीखना चाहिए संभवतः वो बात रक्षा सौदों की आमतौर पर होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की होती है, लेकिन संभवतः जो सीखना होगा वो भारत को इजराइल से वो माइंडसेट सीखना होगा कि अगर उस देश के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करे दुश्मन देश, तो फिर जवाब किस तरह से दिया जाता है। इसकी मिसाल इजराइल से बेहतर कोई मुल्क पूरी दुनिया में नहीं रहा है। रमेश सर, आपकी भी जो बात जनरल बख्शी कह रहे थे उसका कुछ एग्जाम्पल आप भी मानते हैं कि ऐसे आपने देखा जो संभवतः वो रिटेलिएट जिस तरह से करते हैं, अगर उनके नेशन के खिलाफ कुछ भी होता है तो वो एक उनका जो स्विफ्ट एक्शन है वो कमाल का है। बिल्कुल, उनका तो पॉलिसी लेवल पे यही है कि अगर आप एक इजरायली मारेंगे तो हम रिटेलिएट जरूर करेंगे, और वो हमेशा रिटेलिएट करते हैं, बेशक गाजा स्ट्रिप में हो या पैलेस्टाइन में कहीं भी हो। और ऐसा क्यों सीरिया में हो या लेबनान में हो। आपको याद होगा 2006 में हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में स्थित है, उन्होंने 2 इजरायली सोल्जर कैप्चर कर लिए थे लाइव। तो इजराइल ने मांगे कि वो 2 सोल्जर दे दीजिए, बट वो नहीं दे रहे थे। उसके बाद एक युद्ध शुरू हुआ। उस युद्ध में उन्होंने इतनी सॉर्टीज फ्लाई की, 15,000 के करीब सॉर्टीज, जो कि 1973 वॉर से ज्यादा थी। और 1,000 आर्टिलरी शेल्स और 10,000 आर्टिलरी शेल्स से ज्यादा आर्टिलरी शेल्स फायर किए गए सिर्फ 2 सोल्जर्स के लिए। दे लॉन्च्ड ए फुल स्केल वॉर, और उन्होंने आधा लेबनान तबाह कर दिया, और 1 लाख लोग हैड टू बी डिस्प्लेस्ड। उस दौरान बड़ा हंगामा था, ये जितना लेफ्ट फ्रंट था वो बड़ा शोर भी मचा रहा था उस दौरान, हमें याद है।
सो दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट दे हैव कि अगर आप हमारे 1 या 2 सोल्जर लेंगे तो हम उसके लिए पूरा रिटेलिएट करेंगे ताकि आप दोबारा से ये ना करें। तो शायद जनरल बख्शी साहब यही चीज कह रहे हैं कि हमें भी ये सीखनी चाहिए। दो थोड़ा हमारे और उनके जो एडवर्सरी है उसमें थोड़ा, जो हमारा दुश्मन है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हमारा दुश्मन भी ऑलमोस्ट हमारे लेवल का ही है। तो बेशक उसी तरीके से नहीं, बट एटलीस्ट द माइंडसेट शुड बी लाइक दैट। क्या तरीका हो दैट वी कैन अडेप्ट टू द सिचुएशन, बट ये ऑफेंसिव माइंडसेट हमें रखना चाहिए। वी हैव बीन ऑल दिस वाइल in a very defensive position or in defensive mindset, which should alter as we go on further. आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरी बात है क्या हम कर सकते हैं? एक बहुत अच्छी बात और निकल के आई है इसमें से। देखिए एक और पहलू, हमारा और पाकिस्तान के बीच ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजिकल सिमेट्री है, बराबरी है। एक बार ऐसी ही बात हमारी डिस्कशन हो रही थी फॉरेन ऑफिसर्स के साथ, तो एक वेस्टर्न कंट्री का और इजराइल का ऑफिसर था, उन्होंने हमको कहा कि इट इज आवर जॉब टू क्रिएट द टेक्नोलॉजिकल एसिमेट्री बिटवीन अस एंड द एनिमी। और हमको भी ये इजराइल से सीखना चाहिए कि हम वो क्षमता पैदा करें। देखिए साहब, बात माइंडसेट की है, तभी मैं इस पे वापस आता हूं। हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक करी, हाय दुहाई मच गई हमारे मीडिया में और हमारे वामपंथी लोगों में कि साहब नहीं शांति होनी चाहिए, वार्तालाप दोबारा शुरू होनी चाहिए। उन्होंने उठा के 150 कानपुर में आपके और मार दिए, और हम वार्तालाप के सिवा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ये माइंडसेट का चेंज बहुत जरूरी है। और जहां तक सवाल है एसिमेट्री, अब ये शुरू हो गया है दौर, और हमें पक्का यकीन है कि कोई 100 अरब डॉलर, कोई 150 अरब बिलियन डॉलर हम अभी खर्चा करने वाले हैं अगले 5-10 सालों में। और उसके बाद वो एसिमेट्री हमको क्रिएट करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को क्लियर हो जाए कि ये गैप है, ये कैपेबिलिटी है कि भारतवर्ष कैन पनिश पाकिस्तान फॉर द एसिमेट्रिक वॉरफेयर ऑफेंसिव। इट इज द एसिमेट्रिक वॉरफेयर एडवेंचरिज्म जो कि साहब खत्म ही नहीं हो रही। वैसे थोड़ा तो मानेंगे कि ये गवर्नमेंट ने थोड़ा सा शॉपिंग स्प्री पे तो है, शॉपिंग स्प्री पे तो है, काफी सौदे होपफुली हम अपने देश में भी बनाएंगे। हमारी देखिए, मैं भी ये बात करना चाहता हूं, वो अपना जो आपके देखिए बोफोर 30 साल से हमको बोफोर की तोप के नहीं मिली। अभी रिपब्लिक डे परेड में जो गन भारत के अंदर एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी सिस्टम जो दिखाया गया है, इस वक्त दुनिया की बेस्ट मीडियम गन है। देर आए दुरुस्त आए। अच्छा जी, हाँ, मैं क्या कहना चाहता था कि जैसे जनरल साहब ने कहा, अगर लड़ाई जीतनी है तो या न्यूमेरिकली एसिमेट्री होनी चाहिए, हमें न्यूमेरिकली स्ट्रांग होना चाहिए, या टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग होना। तो न्यूमेरिकली तो हम हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान से हैं पर चाइना से नहीं है। ओके, सो टेक्नोलॉजिकली हम पाकिस्तान से पर चाइना से नहीं है। और टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग होने के लिए वी हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट। ये हमें क्षमता अपने देश में लानी पड़ेगी। हमेशा खरीद के हम टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं हो सकते, और उसको करने के लिए इजराइल इज अ गुड पार्टनर। ओके, बिकॉज उसके पास टेक्नोलॉजी है, वो देने के लिए तैयार भी है। हमें ये पता करना है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजीज लें, कौन सी उनसे एब्जॉर्ब करें और उनको कैसे बढ़ाएं, सो दैट वी आर टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर देन आवर एडवर्सरी। बिकॉज चाइना को हम नंबर्स में नहीं बीट कर सकते। जी हाँ, जी हाँ। So we have to get technology wise ahead, and it has to be indigenously done, and Israel can be a partner. That's the point. इससे आप कितना एग्री करेंगे? और दूसरा मेरे सवाल से जुड़ा हुआ ये है त्रिलोचन जी कि जो खासकर एसिमेट्रिकल वॉरफेयर आजकल है, जिस तरह का सिचुएशन है और आने वाले समय में होगा, उस वॉरफेयर के लिए इजराइल एक बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, देश हो सकता है। तो ये रिलेशन उस दिशा में जाना चाहिए, जाते दिखाई देते हैं आपको? बिल्कुल, वो तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, परंतु इसके 2-3 और पहलू हैं जो हमें मद्देनज़र रखने होंगे, जो कि अभी जनरल साहब ने भी और एयर मार्शल साहब ने भी कहा। इजराइल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, परंतु इन्होंने ये भी कहा कि ये सारी चीज़ें ब्लाइंडली नहीं हम सीख सकते। हमारी एक अपनी एवोल्यूशन है, हम सिर्फ एक आज़ाद देश ही नहीं है, हम एक कंटिनेंट हैं। हमारे पास सारी पिछली सिविलाइजेशंस हैं, उन सारों का जो मिक्सचर है, हमारे जो नागरिक हैं वो सारे के सारे हमारे देश के अंदर नहीं देखते। बहुत से हैं वो मक्का से इंस्पिरेशन लेते हैं, दूसरा सेट ऑफ नागरिक है जो रोम से अपनी इंस्पिरेशन लेता है। तो इस तरह के जो डाइवर्सिटी है वो इजराइल को ये प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने तो मैक्सिमम जितने यूज थे सब इकट्ठे करके एक जगह पे रख लिए, और जो पैलेस्टीनियन थे वो एक साइड में हो गए। वो सिविलाइजेशनल क्लैश तो है,
ये ज्यूस जो हैं इनको आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन से काफ़ी मैच कर सकते हैं और उसके सामने आपके इस्लामिक सिविलाइजेशन है। हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है ये एक अपने में ही अलग से सिविलाइजेशन है। वो डाइवर्सिटी की जो बात होती है, डाइवर्सिटी की बात है, परंतु इसको वर्ल्ड लेवल पे भी माना जाता है कि ये एक इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन है। इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और कोई भी जो रूलर है, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है, वो इन सब को अगर इकट्ठा लेके देश को आगे बढ़ा सकता है तो लॉन्गर रन में वो कामयाब होगा और उसी से हमारी शक्ति भी आएगी। और जो आपने एसिमेट्री की बात कही या जो आपने इस तरह के लोगों की बात कही जो कि लड़ाई नहीं करते पर घर में बैठे बैठे ही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा लखनऊ में क्या हुआ है, जी। ये हमारे कंट्री में ज़्यादा संभव है क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और लोग इतने अलग अलग जगहों से इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि उनको अगर हम इजराइल के साथ कंपेयर करना चाहें तो नहीं कर सकते। दूसरी बात है टेक्नोलॉजी की और नंबर्स की कि हमारे एडवर्सरी के पास क्या है और हम उनको आगे के लिए कैसे फेस कर सकते हैं। मेरे समझने में तो ये आता है कि आगे आने वाली लड़ाइयाँ जो हैं उनमें आपके पास कितने वेपन्स हैं, किस किस्म के वेपन्स हैं, 5th जनरेशन है, 6th जनरेशन के हैं, वो कुछ हद तक तो माने रखते हैं। परंतु इस तरह की लड़ाइयाँ जो हम देख रहे हैं, जो सिविलाइजेशनल लड़ाइयाँ हैं, जो कि एक लड़का अपने ही लैपटॉप पे, जो अभी लखनऊ में आप देख रहे हैं, लिटरेचर पढ़ के अपने आप को इस लेवल तक मोटिवेट कर सकता है कि वो अपने भाई और अपने फादर की बात को नहीं मान के जो उसने वहाँ से सीखा उसी के मुताबिक अपनी जान तक दे सकता है। ये एक अलग से ट्रेंड है और इस तरह की लड़ाई को लड़ने के लिए हमें अपनी अंदरूनी ताकत को बढ़ाना होगा, सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। वेपन्स तो साथ में चाहिए। उस दिशा में देख रहा हूँ कि ये सरकार जो है काफ़ी हद तक कोशिश कर रही है। जो हम सुनते रहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये एक पॉलिटिकल नारा तो है ही है, परंतु मुझे लगता है कि ये देश के रक्षा के संबंध में भी हर चीज़ में इसका एक बहुत ज़्यादा महत्व है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इस पर आपकी जाए जनरल बख्शी, ये बड़े सौदे करना, मतलब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट 6th जनरेशन पर जाना, या वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वो देखने में एक अच्छा लगता है, मतलब जिसे कह सकते हैं कि हमारे सामान सजा रहे वो अच्छा है। लेकिन जिस हिसाब की वॉरफेयर आजकल है, साइबर वॉरफेयर हो जाए, इंटेलिजेंस के लेवल पर है, जो छोटे हथियार संभवतः इफेक्टिव हथियार हैं, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे, उस पर ज्यादा जाना चाहिए और उसमें इजराइल कैन बी अ गुड पार्टनर, वेरी गुड पार्टनर, बिकॉज उनकी महारत है इसके अंदर। लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, देयर इज स्पेस और पाकिस्तान को सूट करता है कि वो अगर आपको एसिमेट्रिक लड़ाई में ही एंगेज करके रखे, उसकी महारत है। हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसके एडवांटेजेस हैं, बिल्कुल ठीक है साहब। और जहां तक एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, CIA ने बड़ी बढ़िया तरह से ट्रेन किया है, अफगानिस्तान में बड़ी मशक हो चुकी है इनकी इसके अंदर। तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में उसको एडवांटेज है। हम उसको एसिमेट्रिक वॉरफेयर तक सीमित ही क्यों रहने दें? It is the responsibility to create space for a conventional conflict between the ends of asymmetric warfare and nuclear warfare. ये तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। But there are many pitfalls going for the conventional warfare. देखिए, कन्वेंशनल में लिमिटेड कन्वेंशनल, अच्छा, आप जा सकते हैं। Okay. अब देखिए, इजराइल ने वहां पे इन्होंने जैसे आपको एक दिया कि उन्होंने एसिमेट्रिक वार किया, 2 उनके जवान पकड़ के ले गए, ठीक है साहब, हमारे तो सिर काट दिए हैं। और जवाब में उन्होंने क्या किया, 15,000 हवाई सॉर्टीज, 1 लाख आर्टिलरी के राउंड, 3 डिविजन आर्मर की उनकी अंदर घुस गई, तकरीबन 40% लेबनान की उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी। ठीक है, उनकी सिचुएशन थोड़ी अलग है। यहां पे सिमेट्रिक सिचुएशन है न्यूक्लियर, लेकिन उसके नीचे भी कारगिल का युद्ध हुआ, पूरा 3 महीने चला। कितने एटम बम गिरते देखे साहब आपने नई दिल्ली के ऊपर। ये बहुत ज्यादा अपने आप को डरा के पैरालाइज, वो बोलते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस, इतना एनालाइज किया कि साहब आप पैरालाइज हो जाएं, तो वो तो फिर हमारी गलती। कितना एग्री करेंगे? ये इस पर मेरा सवाल भी है कि हम लोग अभी पिछले कुछ महीनों में, सालों में ये देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स उस स्प्री में तो जा रही है कि जहां पर हमको बड़े बड़े जहाज खरीदने हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसकी जरूरत संभवतः उतनी नहीं पड़ेगी? See, we have to be prepared for the entire dimension of the range of war, from the asymmetric to nuclear. आप कहें कि एक ही डायमेंशन में हम तैयारी करें, अच्छा, तो इट विल नॉट बी ओके। वी हैव टू बी रेडी फॉर द एंटायर डायमेंशन, क्योंकि ये हमारे एरिया में प्रचलित है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे कि
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये डोमेन्स हैं लड़ने के। एक चौथा डोमेन उभरा है साइबर वॉर। जी हाँ, जी हाँ। तो ये साइबर वॉर को इसी दर्जे का महत्व देना है, क्योंकि साइबर से ही अब ये तीन भी चलेंगे। हाँ, बिकॉज सब इंटीग्रेटेड है। तो दिस इज एब्सोल्युटली अ न्यू डायमेंशन। हो सकता है कि आगे सिर्फ साइबर वॉर ही हो, बट अभी तक नहीं कहा जा सकता। अभी तक तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एंड साइबर को इकट्ठे लड़ना है। फ्लाई एंड फाइट इन साइबर स्पेस, और मार्च एंड फाइट इन साइबर स्पेस, सेल एंड फाइट इन साइबर स्पेस। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये मुद्दों पे हमें अपने फोर्सेस को बढ़ाना है, along with preparation for the entire dimension. So I agree with General Bakshi when he says that we have to be ready for the entire spectrum of war and choose such a spectrum जो हमारे हित में हो, जो हमारा इंटरेस्ट बढ़ाए, out of the asymmetry and below the nuclear threshold, and that is where we will get them. नहीं, पर हमारा, मैं एक चीज और, ठीक है ये बात आपने सही की, पर क्या हमारा अभी पिछले कुछ सालों में वो एटीट्यूड रहा है? जैसे सर्जिकल स्ट्राइक एक बड़ा मॉरल बूस्टिंग रहा कि ठीक है, अगर हमने ऐसी सिचुएशन आई तो हम कर सकते हैं, बट ये ऑफ रिपीटेड हो, हमारी फोर्सेस का वो उस तरह का माइंडसेट हो, उस तरह के इक्विपमेंट हो कि ये छोटा सा ऑपरेशन कहीं करना पड़े तो फिर उस तरह के इक्विपमेंट तो हमारे पास है, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ओके, इट्स नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स टू डू। If they want us to go every now and then, we will go. So it's a policy level decision. Equipment wise, the armed forces के पास equipment है। हाँ, इसको अगर ये ज्यादा करना होगा तो इस पॉलिसी अगर ये बोलेगी तो उस हिसाब से हमारी प्रेपरेशन उधर को हो जाएगी। क्योंकि पॉलिसी डिफाइंस वेयर वॉर इज फॉट, हाउ वॉर इज फॉट, पॉलिसी डिफाइन करती है। एग्जाम्पल, कारगिल में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम लड़ाई लड़ेंगे, एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, दैट वाज पॉलिसी। हमने उस पॉलिसी के हिसाब से लड़ाई लड़ी। मैंने 2 लेजर गाइडेड बॉम्ब मिशंस कारगिल में लड़े थे, जैगुआर में, आदमपुर से फ्लाई करते हुए, और जैगुआर में आदमपुर से फ्लाई करते हुए, और दोनों में एलओसी से पहले वापस आ गए थे लेजर बॉम्ब गिरा के। बट वॉज इट टफ? अब चूंकि आपने जिक्र किया है, एंड डिड वी पे द प्राइस इन टर्म्स कि वो एक माइंडसेट में रहता होगा कि यहां तक जाना, यहां तक नहीं जाना, सर्टेन डूज एंड डोंट्स हैं इस तरह करते हुए। इट इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी। अगर पॉलिसी अलग होती शायद हम ज्यादा पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करते। ओके, आफ्टर ऑल उन्होंने हमारे एरिया में आए थे। हाँ, तो क्या हम सिर्फ उनको वापस भेज के खुश हो जाए कि इजरायली के माफिक उनको जरा ठोक के आए अच्छी तरह से, ताकि दे डेयर नॉट डू इट अगेन। ओके, सो पॉलिसी डिसाइडेड दैट। So that is why जो भी हम आगे से करेंगे, जिस तरह की पॉलिसी बनाएंगे, आर्म फोर्सेस वैसा ही रिस्पॉन्ड करेंगे। ये बड़ा अच्छा कहा। आप भी मानेंगे वही माइंडसेट की बात जो आप कह रहे थे? बिल्कुल माइंडसेट की बात है। देखिए साहब, अब कारगिल में मैं भी मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में था, और उसके पहले मैं कारगिल में ग्राउंड पे लड़ा भी हुआ हूँ। तो देखिए उस वक्त क्या प्रॉब्लम क्या आई थी जिसके वजह ये डिसीजन हुई, मैं थोड़ा शेयर कर लूँ, बिकॉज ये बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है। कि देखिए साहब, हमने बोला कि साहब अगर हम इनके अक्रॉस द बॉर्डर जो है लॉन्च करते हैं ऑपरेशन, तो 7 या 10 दिन के अंदर पूरी दुनिया टूट के आपके गले पड़ जाएगी कि बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, न्यूक्लियर वॉर छिड़ने वाली है, ये वो है, और पाकिस्तान विल बी लेफ्ट इन पोजेशन ऑफ द हाइट्स। जी हाँ। उसमें कम से कम 3 महीने चाहिए कि आप वो निकाल नहीं दो। पहाड़ों की लड़ाई स्लो है। तो इसलिए फैसला लिया गया था कि हमारी उस वक्त पॉलिसी ये कहती थी कि हम एलओसी पार नहीं करेंगे। फिर कौन तीसरी ताकत बोल सकती है? हमारे इलाके में हम जो करें वो हमारी हमारी अपनी कार्रवाई है, हमारा अपना इलाका है। तो हमने उनको खदेड़ लिया। लेकिन उस वक्त ये भी सोच थी, और जनरल वीपी मलिक साहब ने लिखा भी है कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं रहता तो आपको पलटवार पार करना पड़ता। और एक रंजिश जो सारे फौजियों को और हवाई फौजियों को रह गई है कि साहब हमें उनको सबक सिखाने का मौका नहीं दिया गया। रेज कॉस्ट फॉर पाकिस्तान। जब तक आप कीमत नहीं बढ़ाएंगे, ही विल नॉट डिजिस्ट। आपका काम है उसको डिटर करना कि तुम ये करोगे तो तुमको भारी कीमत देनी पड़ेगी। ये इजराइल से आप सीख ले, टू कम बैक टू इजराइल। ये इजराइल से अगर हम सीख ले तो मेरे ख्याल even more than the weapons and equipment, we need to import the Israeli mindset. फाइनल कमेंट, इससे कितना एग्री करेंगे? और ये होता और लिखता है या मुश्किल है? आपने डाइवर्सिटी की बात हिंदुस्तानियों की करी थी। जो बातें जनरल साहब ने कही मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ, परंतु मैं उनको थोड़ा और ब्रॉडर फ्रेमवर्क में देखता हूँ और उसमें
कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि जो हमारा गल्फ वार हुआ है 2, हाँ, उसके बाद से लड़ाई लड़ने का लहजा जो है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। आपके पास चाहे कितने भी अच्छे से अच्छे जहाज क्यों ना हो, सबमरीन्स क्यों ना हो, टैंक्स क्यों ना हो, परंतु आपको ये कह पाना कि आपने कोई एक लड़ाई जीत ली है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे आप अफगानिस्तान में देख रहे हैं, जहाँ सीरिया में देख रहे हैं, जहाँ इराक में भी देख रहे हैं, उसके बाद क्या क्या हुआ। अमेरिका के पास सब कुछ था, उसके बावजूद भी वो आज तक ये नहीं कह सके कि हमने वो लड़ाई जीत ली है। अच्छा, क्लियर कट मतलब वो नहीं है। हाँ, उसका कारण ये है कि अभी लड़ाई लड़ने का ढंग अलग हो गया है। जो जनरल साहब ने भी, मार्शल ने कहा कि हमारे पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब फाइटिंग की बातें हैं वो ठीक है, आपके पास मिसाइल्स होना चाहिए, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की बातें हो रही हैं, उसके बाद हाइपरसोनिक वेपन्स की बात हो रही है, और उनको काउंटर करने के लिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की बात हो रही है जो कि ऑपरेशनल होंगे लेट 20s में। वो चल रहा है अपना एक किस्म का डेटरेंस के लिए, वो दुनिया में चल रहा है। या आप कन्वेंशनल में ले लीजिए, यूएस अभी 6th जनरेशन फाइटर डिजाइन कर रहा है, 5th उनका ऑपरेशन हो गया है, हम अपना बना रहे हैं, रशिया अपना बना रहे हैं। उनसे भी जितना कुछ लड़ सकते थे, मेरा अपना मानना यह है कि वो लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकी हैं। अभी ये सारे वेपन हमारे लिए डेटरेंस के काम तो जरूर आएंगे, पर जो लड़ाइयाँ ज़्यादा लड़ी जाएंगी, जो अभी लड़ी जा रही हैं, वो सब कन्वेंशनल स्पेस पे हैं। और उसमें इन सारी चीज़ों से ज़्यादा आपको क्या चाहिए मेरे ख्याल में, एक सिविलाइजेशनल रिकन्सिलिएशन। आपने वो कन्फ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशन तो पढ़ा ही होगा। मुझे कई बार वो अनफोल्ड होती हुई चीज़ दिखती है, प्रोफेसर हंटिंगटन वाली जो ना, आप किसी कहीं पे भी चले जाके देखे, मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, या अपने हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में देख लीजिए, हमारे इंडिया और चाइना के भी देख लीजिए, ये सब काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट जो है ये सिविलाइजेशनल। तो आगे के लिए अगर हमें लड़ाइयों के लिए तैयारी करनी है तो वेपन्स तो चाहिए, ऑफेंसिव माइंडसेट भी, ये सारी मिलिट्री तैयारियाँ तो चाहिए, न्यूक्लियर उसमें भी हमारे मिसाइल्स भी चाहिए, आगे का भी जो कुछ मैंने अभी बताया सब कुछ चाहिए, परंतु ज़्यादा हमें एम्फेसिस देना होगा इस सिविलाइजेशनल वॉर फाइटिंग को। इसको कैसे जीता जा सकता है उसके लेकिन उसमें जो बात जनरल बख्शी भी कह रहे थे कि संभव तो माइंडसेट होना जरूरी है कि आप ठीक है, आप हथियार कैसे खरीदें, दोस्ती कैसे रखें, रिश्ते कैसे रखें, ये एक अलग चीज है। लेकिन संभवतः एक ड्रॉ लाइन हो, एक लक्ष्मण रेखा इस तरह की हो जहां पर कहें कि नेशन के साथ समझौता नहीं है, या मान लीजिए कुछ आप सर्टेन रूल्स बनाएं, उस पर आपका माइंडसेट बड़ा क्लियर हो, वो सिविलाइजेशनल की लेवल पर भी हो, वो रिलीजन की लेवल पर भी हो। आप हिंदू हैं, मुसलमान है, अलग बात है, लेकिन यहां तक आए तो फिर उसके बाद आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। फरहानवाड़ी के नारे आप जेएनयू में नहीं लगा सकते। ये और जी कहना चाहूंगा कि ये कहना कि अगली लड़ाई सब कन्वेंशनल में होगी, मैं थोड़ा डिफर करूंगा। मेरे ख्याल में अगली लड़ाई होगी इन ए हाइब्रिड मैनर। दैट मीन्स हर एक लड़ाई लड़ने का पहलू अगली लड़ाई में होगा, जैसे कि रशिया ने क्रीमिया में किया। उन्होंने सब कन्वेंशनल भी किया, अपनी फौज को उनके साथ जाके मिला दिया, फिर अपनी फौज भी लगाई, कन्वेंशनल फाइट भी किया, सब कन्वेंशनल फाइट भी किया, टेररिज्म भी किया, और फॉरेन पॉलिसी की डिक्लेरेशंस भी किया। हाइब्रिड वॉर। और देखिए सीरिया में किस तरह पनिशमेंट दी है रशिया ने, उनके जो जहाज उन्होंने बमबारी करी, उनके जो ये जो सरफेस फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव्स से उन्होंने तो वो फेफड़े बाहर निकाल दिए हैं लोगों के, और जो अमेरिका हिला के रख दिया, जो अमेरिका नहीं कर पाया। थोड़ा सा इंटरवेंशन हुआ, लेकिन वो बहुत ही इफेक्टिव और रूथलेस इंटरवेंशन। देखिए रशियंस के कोई लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं, वो हर कॉन्फ्लिक्ट को हाई इंटेंसिटी दर्जे पे फाइट करते। तो फिर एक लाइन में तो कह सकते हैं कि इंडो इजराइल संबंध तो खैर बहुत अच्छे चलने वाले हैं, ऐसी उम्मीद तो है आपको? बिल्कुल, मैं तो समझता हूं ये फलेंगे और फूलेंगे। चलिए, इस हम उम्मीद करते हैं कि ये और फले फूले हाइट्स पे जाएं और स्केल करें फर्दर हाइट्स, टच द स्काई विद ग्लोरी। ओके, जनरल बख्शी बहुत धन्यवाद, हिमाचल रमेश राय आपका भी बहुत धन्यवाद, और एक कमांडर त्रिलोकचंद जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो हमने भारत इजराइल संबंध के तमाम आयामों को समझने की कोशिश करी कि जिस हिसाब से आज के हालात हैं, आने वाले समय में किस तरह के हालात रह सकते हैं, और ये दोस्ती, ये संबंध किस दिशा में जाएंगे।